तो इसमें सिमेट्री है, ठीक है। तो इस सिमेट्री की वजह से इसके अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ कार्बन को रिड्यूस कर दूं, मान लो कि 3 कार्बन हैं, तो इसमें भी कोई इसमें भी सिमेट्री है परफेक्टली, तो इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसके साथ एक OH लगा दूं, तो इसके साथ हाइड्रोजन है, इधर CH2 है, इधर CH2 है, ठीक है। अब इस कार्बन को गौर से देखो तो इस कार्बन के ऊपर एक OH है, इधर CH2 है, इधर CH2 है, और इसके साथ H है। तो क्या ये कार्बन सारे 4 मतलब तमाम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं। तो हम साइक्लिक कंपाउंड में सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरा ये समझ लीजिएगा। वो कायरल कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों तो डिफरेंट है, लेकिन जब आप नीचे आओगे तो इक्वली चलेगा। इधर देखो CH2 से जुड़ा है, इधर भी CH2 से जुड़ा है, ये सिमेट्री आ गई, तो ये नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हो 5 कार्बन, ये 4 कार्बन में भी यही ड्रामा होगा, इसलिए मैंने 4 कार्बन छोड़ दिया अभी। तो 5 कार्बन, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिकल है? CH2 है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, सिमेट्रिकल है, परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो ये अभी भी क्या है, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, याद रखिएगा डबल बॉन्ड में कायरल कार्बन होता ही नहीं है, डबल बॉन्ड में कायरल कार्बन चेक ही नहीं करना होता। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो आपने कहा ये जुड़ा है CH2 से, ये जुड़ा है CH2 से, ठीक है, सेम है, ये जुड़ा है CH से, डबल बॉन्ड की वजह से ये जुड़ा है CH से, तो फिर से कोई कायरल कार्बन नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? अब अगर मेरे पास है 5 नंबर ऑफ कार्बन का अगेन, लेकिन ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, और मेरा OH इधर मौजूद है, इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर अब गौर से देखना, ये OH एक अलग ग्रुप है, ये H एक अलग ग्रुप है, ये CH2 एक अलग ग्रुप है, और ये CH एक अलग ग्रुप है। इसका मतलब दिस इज कायरल कार्बन नाउ। इसको मैं खोल के समझाता हूँ। ये कार्बन था, इस कार्बन पर आपका OH था और H था। यहाँ एक कार्बन था जिसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन है जिसके पास 2 बार हाइड्रोजन है। ये है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो बात समझ आ जाएगी कि ये वाला कार्बन जो है ऐसा कार्बन है जो 4 अलग फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये वैसे ही कट गया, क्योंकि जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ हम कायरल कार्बन को नहीं चेक कर सकते, करते ही नहीं, तो ये खत्म हो गया। ये दोनों एक जैसे से जुड़े हुए हैं तो ये भी नहीं है, ये दोनों भी 2 हाइड्रोजन से जुड़े हुए तो ये भी नहीं, तो बचा से भी। तो इस पूरे कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन हैं? तो आप कहेंगे इसके अंदर एक कायरल कार्बन है, 1 कायरल कार्बन। तो इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो जितने कायरल कार्बन है उसको 1 बना दो। तो आपने कहा 2 की पावर n के हिसाब से ये बन जाएंगे 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है। अब वो 2 कैसे हैं वो आगे आएगा, अभी नहीं है, ठीक है। बस आप इसको समझो कि 2 पॉसिबल है, नंबर 1। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो आइसोमर नहीं बन सकता। डबल बॉन्ड के साथ हम आइसोमर्स कायरलिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके पास है ये इस तरह का कंपाउंड ओपन चेन, इसमें कितने कार्बन कायरल हैं? तो देखो जिसके साथ ये है उसके साथ हाइड्रोजन तो है ना, इधर CH3 है, इधर CH2 है, इधर CH3 है। तो अब लाइन स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस करो कि लाइन स्ट्रक्चर में आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचेगा सिर्फ ये। तो सिर्फ ये वाला कार्बन रह गया। अब इसके पास एक OH है, एक H है, एक CH3 और एक C2H5 है। तो अगर मैं इसको दोबारा से रीअरेंज करूं तो ये वाला कार्बन OH रखता है, ठीक है, ये वाला कार्बन 1 2 3, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन रखता है, ये CH3 जो ऊपर जा रहा है वो ये रहा, और ये C2H5,
तो आपने देखा कि आपके पास ये वाला कार्बन क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, वो हो गया कायरल हो गया, ठीक है, एसिमेट्रिक है और कायरल हो गया। इसी तरह बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं जो आपको नजर आएंगे। मान लीजिए कि अगर आपके पास है कंपाउंड इस तरह, इधर COOH है, CH3, अब ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में कायरलिटी कहाँ है, सिर्फ इस जगह पर। इस कार्बन को देख नहीं सकते, ये CH2 है, ये कार्बन हाइड्रोजन से, CH3 से और इस पूरे ग्रुप से, इस पूरे ग्रुप को आप R मान लो, ठीक है। तो ये बन गया आपका 1 2 3 4, ये हो गया COOH, ये बन गया H, ये बन गया CH3 और ये बन गया R। तो ये बन गया ना आपका फंक्शनल ग्रुप कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन इस तरह पता करते हैं। तो दो चीजें याद रखिएगा, जब आपके पास डबल बॉन्ड हो तब कायरल कार्बन नहीं पता करना, हो ही नहीं सकता। और जब आपके पास रिंग हो, रिंग, तो रिंग में कायरलिटी कैसे पता करते हैं, आपको उसको पूरा लेकर चलना होता है। जैसे कि ये है, तो अब आप यहाँ से चलना शुरू करोगे तो आप देखोगे ये वाला कार्बन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बराबर बराबर जुड़ा है और ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है। तो ये कायरल नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। डन हो गया, चलते हैं दोबारा प्रेजेंटेशन की तरफ। अब जो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर बनता है वो बनता कैसे है। अब जैसे स्पेशल डिफरेंसेस बिटवीन आइसोमर्स, टू आइसोमर्स एग्जिस्ट which are non superimposable mirror images। अब जैसे ये है ना, अब मैं इसको मिरर दिखाऊंगा तो ये इस तरह दिखेगा। ये मेरा सीधा हाथ है मान लो, तो ये मेरा उल्टा हाथ होगा। मिरर में मेरा उल्टा हाथ नजर आएगा, मेरा सीधा हाथ मिरर के अंदर उल्टा हाथ दिखेगा ना, यानी मेरा उल्टा हाथ जो होगा एक्चुअल में मिरर के अंदर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा होगा, मेरा राइट हैंड भी वैसा ही दिख रहा होगा फॉर ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजिबल मीन्स यू कैन नॉट स्टेक वन फ्रॉम एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ द अदर। जैसे कि some common objects are mirror images are superimposable when we are talking about spoons। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि mirror images होंगे spoons और superimposable भी होगी। एक को दूसरे पे रखोगे तो वो पूरा पूरा perfectly aligned। plates भी superimposable होती है, ठीक है। even glass भी superimposable हो सकता है, एक के ऊपर दूसरे को रखोगे तो वो पूरा पूरा बैठ जाएगा, सही है। superimposable होते हैं but not mirror images। वो कौन से, बुक्स। बुक्स का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, एक के ऊपर दूसरी बुक आप रख सकते हो, लेकिन वो मिरर इमेज नहीं होते। बुक्स का कवर्स, उनका साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, हैंड्स, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है लेकिन मिरर इमेजेस हैं। तो कुछ मिरर इमेजेस नहीं है, कुछ हैं और कुछ दोनों हैं, मिरर इमेजेस भी और सुपर इम्पोजिबल भी है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेजेस, जैसे हमारे हाथ होते हैं कि मेरा सीधा हाथ जो है वो मेरे उल्टे हाथ का क्या है, उल्टे हाथ की कॉपी है। लेकिन अगर मैं सीधे हाथ को मिरर में देखूंगा तो मुझे वो उल्टा हाथ नजर आ रहा होगा, जो कि एक्चुअल में मेरा उल्टा हाथ है वो अलग है। मैं जिसको देख रहा हूँ वो तो मिरर इमेज है, ठीक है। फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स इन मॉलिक्यूल बोथ कंडीशन मस्ट अप्लाई। कौन सी कंडीशन, ये वाली, दे मस्ट बी मिरर इमेज एंड non superimposable। For example, this one, what is non superimposable mirror image। अब ये mirror image है इसका, ठीक है। इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाएगा। अब मैं इसको रोटेट करूं तो रोटेट करने के बाद क्या ये इसके साथ मिक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है, नहीं हो रहा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल, यू कैन नॉट स्टेक वन मॉलिक्यूल ऑन टॉप ऑफ द अदर, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल कहलाएंगे। तो यानी कि ये दोनों आइसोमर्स कहला सकते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, बात समझ आ गई। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि दोनों आइसोमर्स कहला सकते हैं। आइसोमर्स डिफर इन द रिएक्शन टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, ये हमें नहीं पढ़ना, छोड़ दो। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट्स इन वन डायरेक्शन, ये भी छोड़ दो, चलो ये भी छोड़ दो। ये डेक्सो रोटेटरी है,
ये लेवोरोटेटरी है जिसको D प्लस और L माइनस कहते हैं, ये छोड़ दो, एक R होता है एक S होता है, ये हमें नहीं पढ़ना है, हटा दो इसको। हाँ, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब कोई रिएक्शन होता है ना, तो उस रिएक्शन के बाद आपके पास 50-50 प्रोडक्ट बनता है। 50-50 प्रोडक्ट कैसे बनेगा? क्योंकि आपका जो अटैक पॉसिबल होता है रिएक्शन के अंदर, तो अटैक के बाद जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो 50% डेवोरोटेटरी होता है, डेक्सोरोटेटरी, और 50% लेवोरोटेटरी होता है। उसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये बहुत एडवांस रेसिमिक मिक्सचर, ये बहुत एडवांस टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको हमें नहीं पढ़ना है, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। अब जैसे कि ये न्यूक्लियोफिलिक का अटैक है, तो हाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म, ये होता कैसे? अब मान लीजिए कि ये कंपाउंड था आपका, इस कंपाउंड में ये जो न्यूक्लियोफाइल था इसका अटैक इस साइड से हुआ, तो ये इस साइड से आके जुड़ गया, तो ये नीचे चला गया, ये रहा, ये पीछे रह गया, और ये ऊपर आ गया, ये रहा ऊपर। तो एक आइसोमर ये बना जो यूं घूम रहा है, ठीक है। यही अटैक नीचे से भी पॉसिबल था, क्योंकि ये तो 120 डिग्रीज है ना, 120 डिग्रीज पर ये चल रहा है, तो इसके ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। तो इससे ज़रा नीचे से जब अटैक किया, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया। पहले केस में ये नीचे आ गए थे, तो ये यूं हो गया। अब इसकी रोटेशन ये है, इसकी रोटेशन में और इसकी रोटेशन में फर्क है। दिखने में आपको लग रहा होगा कि कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंडीड होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये बहुत एडवांस बातें हैं, तो इसके लिए मैं इसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। सो द रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। जब 2 ऑप्टिकल आइसोमर का मिक्सचर बनेगा, इसको आप कहते हो रेसिमिक मिक्सचर। सो बोथ मोड्स ऑफ अटैक्स आर पॉसिबल, इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अब इसकी एनिमेशन है कि इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ इथेनॉल पर, दिस इज इथेनॉल, ठीक है, यानी कि ये CH3 है, इसने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर टूटा, ये माइनस आया, इसने हाइड्रोजन को पकड़ा और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया। यही अटैक नीचे से भी पॉसिबल था, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ टूटेगा, ये नेगेटिव ने पॉजिटिव पर अटैक किया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसने हाइड्रोजन को कैप्चर किया, क्योंकि नेगेटिव था, इसने हाइड्रोजन को कैप्चर किया और ये बन गया। तो ये 2 रेसिमिक मिक्सचर्स बन गए। द प्रोडक्ट्स आर द मिक्सचर ऑफ 2 पॉसिबल आइसोमर्स, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, बिकॉज बोथ मोड्स ऑफ अटैक्स आर पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज लैक्टिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ 2 हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड व्हिच इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये आगे जल के आप दोबारा पढ़ोगे। लैक्टिक एसिड में आप हाइड्रोजन साइनाइड डालते हो, साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये साइनाइड इस पर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड इधर टूट जाता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेता है, तो ये CH3 अपनी जगह पर रहा, ये रहा, ये साइनाइड इस पे आके जुड़ गया, ये रहा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ गया, ये रहा, और ये OH बन गया, ठीक है। तो दिस इज नाइट्राइल ग्रुप, 1 2 3 नाइट्राइल ग्रुप, जिसकी आपने कर दी हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो CN ग्रुप हमेशा हाइड्रोलिसिस के बाद, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद हमेशा COOH में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये रहा CN, ये कन्वर्जेंस असल है आपकी, ये आगे आएगी, इसको मैं सबको एक साथ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो सारी आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये न्यूक्लियोफाइल था और ये ऐड हो गया, इसने किसी को निकाला नहीं, आके ऐड हो गया, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाया, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू इथेनॉल। तो ये था रिएक्शन। अब इसमें 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि साइनाइड ग्रुप आपका पीछे से भी आ सकता था और साइनाइड ग्रुप आपका नीचे यहाँ से भी आ सकता था। तो जब ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा तो इस तरह 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ये और दूसरा ये, ठीक है जी। इस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और ये इनैंशियोमर्स है, ये इसके ऊपर बैठ नहीं सकेगा, क्लियर है। तो ये दोनों आइसोमर्स बन गए आपके पास। तो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द मिक्सचर प्रोवाइड्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लैक्टिक एसिड्स, ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन गया। अच्छा, थैलिडोमाइड एक ड्रग है जिसका मैंने आपको शुरू में बताया था, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि थैलिडोमाइड एक ड्रग होता है। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये इस नाइट्रोजन से आकर यहाँ से कायरलिटी की वजह से ये घूमता है, ठीक है,
तो ये दूसरा मिरर इमेज बना सकता है। बाकी कहीं पर भी कोई कायरल नहीं है, सब पे डबल बॉन्ड्स है तो इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हाइड्रोजन एक से जुड़ा, ये डबल बॉन्ड है, नहीं हो सकता है। ये नाइट्रोजन है, नहीं हो सकता। ये CH2 है, ये नहीं हो सकता। ये CH2 है, ये भी नहीं हो सकता। इधर भी नहीं हो सकता। कायरलिटी सिर्फ यहाँ मौजूद है। तो इस जगह पर दो ही आइसोमर था, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। ये दो आइसोमर्स बनते हैं, मगर इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना। ठीक है, ये एक ड्रग है जो मैंने बताया था कि प्रेग्नेंट औरतों को दिया जाता है। जब बहुत ज़्यादा 1960 की बात है, ये तकरीबन ये ना 1960s की बात है। तो ये बहुत फेटल सिकनेस इन प्रेग्नेंट वुमेन्स था। ये मॉर्निंग सिकनेस और जो एंजाइटी है उसको ट्रीट करने के लिए दिया था। तो इट टर्न्ड आउट ओनली वन ऑफ द इनेंशियोमर, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर ऑफ द राइट वाला, ये वाला was effective and safe. Its optically active counterpart was not. ये नहीं था safe. The major problem was that during the manufacturing of a mixture, the isomer was produced. जब इसको बनाया जाता था तो ये भी बन जाता था साथ साथ. So the drug was banned worldwide, but not after tens of thousands of babies had been affected. तो क्या होता था? ये देखो लिखा हुआ है ना, may give birth to the child with deformities and missing limbs. तो बच्चे जो है उनके साथ बहुत सीवियर वाले इश्यूज होते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। तो 1960 में इस ड्रग को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसको इसमें से अलग करने में ज़्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो फिर ये ड्रग ही ख़त्म कर दी गई थी। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हेन डिस्कसिंग रिएक्शन प्रोड्यूसिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। द फॉर्मेशन ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, बाकी इसके साथ तो काम बस जनरल बात है। If the compound can exist in more than one form, यानी racemic mixture में अगर मौजूद है, the formation of the racemic mixture is most likely in the laboratory reaction. ठीक है, that in the chemical process occurring in the naturally in the body. ये केमिकल रिएक्शन में होता है, नेचुरली नहीं होता हमारी बॉडी में। अल्लाह पाक ने जो हमारा निज़ाम बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है कि जो हमारे लिए अच्छा है बस वही प्रोड्यूस होता है, जो अच्छा नहीं है वो नहीं प्रोड्यूस होता ऑटोमेटिकली। If compound can exist in more than one form, only one of the optical isomer is usually effective. अगर दो बन रहे हैं तो इनमें से कोई एक ही इफेक्टिव होता है, ऐसा नहीं होता कि दोनों ही इफेक्टिव हो। तो अब जो एक हमें जो चाहिए दूसरे वाले से जान छुड़ानी, उसका क्या करें? तो द सेपरेशन ऑफ द आइसोमर विल मेक मैन्युफैक्चरर मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, ये जो भी आपका कंपाउंड होगा उसके अंदर जो लागत लगेगी उसको अलग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो a drug made up of both isomers will require a large dose, may cause problems if the other isomer is poisonous like thalidomide. अगर वो poisonous है तो फिर उसका लार्ज डोज अगर ले लिया गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वरना क्या होता है कि यूजुअली अगर आपके पास कोई रेजिमिक मिक्सचर होता है तो वो इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, साइलेंट होता है। अगर ए और बी दो बन रहे हैं तो इसमें से बी अगर काम कर रहा है तो ए इनइफेक्टिव होगा। अगर ये नॉन टॉक्सिक है तो फिर इसको अलग करने की जरूरत नहीं, इसको जाने देते हैं। तो हम जो ड्रग लेते हैं उसके अंदर नॉन टॉक्सिक भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये साइलेंट है, ये अंदर जाके कोई कुछ भी नहीं करेगा, सारा काम इसने करना है। हाँ, लेकिन अगर ये पॉइजनस हुआ और आपने इसकी ज़्यादा डोज ले ली तो फिर ये इफेक्ट करेगा। तो इसलिए उस तरह के ड्रग्स को फिर अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन आपके लिए है और वो नहीं है। जैसे आपको पता होगा एक ड्रग है थायराइड्स के लिए, ICICI की इनकी ड्रग्स है, इसको ICI भी कहते हैं, थायरॉक्सिन। अब ये थायरॉक्सिन हर बंदा नहीं ले सकता। अगर आप नॉर्मल हो ना, आपके थायराइड ग्लैंड्स में कोई मसला नहीं और आपने ले लिया, ये टॉक्सिक है आपके लिए, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बॉडी में। तो जिनके थायराइड ग्लैंड्स में मसला होता है फिर उनको ओबेसिटी हो जाती है, वो फैट होना शुरू हो जाते हैं, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। थायराइड का मसला पाकिस्तान में बहुत आम है, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो उसके लिए थायरॉक्सिन दी जाती है। ठीक है, लेकिन ये आम बंदा नहीं खाएगा, उसकी बॉटल के ऊपर लिखा होता है ये पॉइजन है। अगर डॉक्टर ने आपको दी है, प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको मिल रही है तो ही आप लोगे, अदरवाइज आपको नहीं लेनी होती। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास recall the definition of the structural isomers. Yes, we can do that. Explain and understand the structural geometrical isomers हो गया। Work all possible isomers for the given formula, ये भी आप कर सकते हो। Recall and understand the importance of the optical activity. ठीक है, in natural product, ये A2 में आता है, आपको optical activity का
बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है, सही है। तो वेल डन, do some past papers, ठीक है। And this is all about for today. Up till now we have done introduction to organic chemistry, ठीक है। अब हम चलेंगे अल्केन की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक है।